हाँ बच्चे, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सेट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे और इसमें लाजवाब प्रश्न है और समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ, जैसा कि आपको पता है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और उसमें सेट नंबर 22 आप आज लेकर के मैं आया हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा तरंग संख्या का एसआई मात्रक क्या होता है? वेव नंबर। तो तरंग संख्या कहते किसको है, पहले ये देख लीजिए। तरंग संख्या तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है। तरंग संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो वेव नंबर होता है वह किसका व्युत्क्रम होता है? तो तरंग संख्या वेवलेंथ का व्युत्क्रम होता है। तरंग संख्या किसका व्युत्क्रम? तो 1/, तरंगदैर्घ्य होगा 1/, वेवलेंथ होगा और इसका मात्रक हो जाएगा पर मीटर, यानी पर मीटर किसका मात्रक हो गया? तरंग संख्या का। अब देखिए इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। पहला पूछेगा तरंग किसको कहते हैं? तो तरंग ऊर्जा का प्रवाह है, याद रखिएगा। तरंग ऊर्जा का प्रवाह होता है। तरंग किसका प्रवाह? तो ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं बच्चे, ठीक है। तरंग ऊर्जा का प्रवाह है, याद रखिएगा इसको। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा कि तरंग जब भी गमन करेगा तो या तो ठीक है माध्यम के लंबवत गमन करेगा, तो माध्यम के लंबवत गमन करेगा तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, और माध्यम के अगर समानांतर गमन करेगा तो उसे हम, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? आपको कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और ये देखिए, ये श्रृंग है, ये क्या है? गर्त है। ये श्रृंग है और ये क्या है? गर्त है। तो दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंग का वेग क्या होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगा? तरंग का वेग, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, तरंग का वेग होता है वेग c बराबर n इंटू लेमडा, n इंटू लेमडा, यानी आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होगा। आवृत्ति गुना क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तरंग का वेग कहते हैं। तो ये बातें ये याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। यहां देख लीजिए, तरंग संख्या का एसआई मात्रक पर मीटर होता है। आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम होगा। आवृत्ति किसका व्युत्क्रम होगा? तो आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है। और n बराबर 1/t पर सेकेंड, इसी को हर्ज कहते हैं। तरंग का वेग c बराबर n इंटू लेमडा, यानी आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। और ध्यान में रखिएगा कि तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार के, यदि माध्यम के लंबवत गमन करेगा तो उसे अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, और अगर माध्यम के समानांतर गमन कर रहा है तो ऐसे तरंग को याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के समानांतर गमन करता है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश याद रखना है आपको, प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग यानी आपको ट्रांसवर्स वेव है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, और यह माध्यम के लंबवत गमन करेगा। ध्वनि कौन सा तरंग, साउंड कौन सा वेव है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और देखिए बीओडी ये क्या होता है? तो बीओडी ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बच्चे ये देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि अगर जल में, ठीक है, जल में पोषक पदार्थ में वृद्धि हो गया, जल में किसकी वृद्धि? तो जल में पोषक पदार्थ बढ़ गया। पोषक पदार्थ अगर बढ़ जाए, पोषक पदार्थ अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जल में आपको ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी। पोषक पदार्थ बढ़ने से, पोषक पदार्थ के जल में, देखिए ये पोषक पदार्थ बढ़ गया तो जल में क्या होगा? जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, एकदम ध्यान में रखिएगा, जलीय जीवों की
संख्या आपको तीव्र गति से बढ़ जाएगी। तो जब जलीय जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन मांग बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसे ही ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे ही हम बॉड कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, बॉड बोलेंगे, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। यानी जल में पोषक पदार्थों में वृद्धि की वजह से जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसके ऑक्सीजन मांग में वृद्धि हो जाएगी, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, बॉड कहा जाता है। याद रखिएगा। और जलीय जीवों की संख्या में तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है उसे हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन कहेंगे। तो बच्चे सबसे अधिक, अगर बॉड की मात्रा जितनी अधिक होगी पानी उतना ही गंदा होगा। याद रखना है आपको, बॉड जितना अधिक, BOD बॉड जितना अधिक होगा उतना ही जल गंदा होगा, उतना ही जल क्या होगा, गंदा होगा। यानी जल गंदा होगा, इसका मुख्य कारण है बॉड। बॉड जितना अधिक जल उतना ही गंदा, और यह सबसे अधिक है पटना और उलुवेरिया के मध्य होता है। याद रखिएगा कि बॉड का मान हम लोग, याद रखना है आपको, 1 से 10 तक मेजर करते हैं, और 1 से अगर 3 तक की बात करें तो जल साफ होता है, पीने योग्य होता है। 3 से अगर 5 करें तो स्नान या नहाने या कृषि कार्य योग्य होता है। जैसे ही 5 से ऊपर बढ़ेंगे तो जल गंदगी युक्त हो जाता है, जल बहुत अधिक गंदा होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जल गंदा होगा, बॉड बढ़ जाएगा, जल साफ होगा, इसका मतलब बॉड का मान बहुत बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देख लीजिए। तो वही बात मैंने यहां लिखी है, गंगा नदी में बॉड की सर्वाधिक मात्रा में पटना एवं उलुवेरिया के मध्य पाई जाती है। बॉड बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बॉड की मात्रा बढ़ने पर जल प्रदूषित होता है, बॉड की मात्रा को कम होने पर जल क्या होगा, साफ हो जाएगा। बच्चे चलिए, कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा, ठीक है, किसके द्वारा दी जाती है। जब भी कण मतलब क्या होता है, पार्टिकल, और पार्टिकल का जब भी हम परिभाषा देंगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कण का जो द्रव्यमान है उसका, ठीक है, सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा, तो उसके संवेग द्वारा दिया जाता है। कैसे भाई, तो संवेग बराबर आपको पता है क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, वेग होगा। याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना वेग होगा, और हमको यहां से क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना, तो m बराबर क्या हो जाएगा, P/V। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है संवेग द्वारा। और याद रखिएगा कि, ठीक है, गति कोई वस्तु गति में है, इसका मुख्य कारण या मुख्य जो गुण होता है वो संवेग होगा। यानी गति की माप किसके द्वारा दी जाती है, गति की माप हम लोग देते हैं, गति की माप किसका, कण का। गति की माप कण का दिया जाता है किसके द्वारा, संवेग के द्वारा। बच्चे दिया जाता है संवेग के द्वारा, ध्यान में रखना है, किसके द्वारा दिया जाएगा, संवेग यानी मोमेंटम के द्वारा दिया जाता है। जबकि त्वरण आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। गतिज ऊर्जा, आपको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, P²/2m होता है। संवेग के, ठीक, आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो मास क्या होता है, किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, वस्तु में पदार्थ की पदार्थ की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार क्या होता है, भार W बराबर m/g होता है। भार W बराबर क्या हो जाएगा, m/g, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और भार याद रखिएगा कि प्लेस टू प्लेस भार का मान क्या होता है, बदलता रहता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दिया जाता है किसके द्वारा, तो संवेग के द्वारा दिया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है और बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको। अब देखिए, यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए, देखिए ये लंबवत है, बल है, नॉर्मल फोर्स है, मान लीजिए ये वस्तु रख दीजिए, इसको लंबवत बल ये n है, तो कह रहा है कि घर्षण बल क्या होगा। भाई साहब, आपको लंबवत बल अगर 2 गुना कर देंगे तो आपको पता है F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है या N होता है, R बोलिए या N बोलिए। तो क्या होगा कि जितना आप लंबवत बल बढ़ाएंगे उतना ही घर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा, तो कोई घर्षण गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में म्यू बराबर F/R होगा। तो ये 2 गुना करेंगे तो ये देखिए 2F, तो ये भी क्या होगा
2r हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, यानी 2 कट गया, यानी F/R हमेशा रहेगा, यानी घर्षण गुणांक क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। घर्षण गुणांक याद रखिएगा, घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है क्या होगा, तो आपको F/R या N कह दीजिए, और उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है F प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो जितना ज्यादा आपको अभिलंब बल बढ़ाएंगे उतना ही घर्षण बल भी बढ़ेगा। और ये देखिए ये कौन सा बल है, घर्षण बल है, और नीचे क्या हो गया आपका अभिलंब बल है, तो दोनों एक दूसरे के आधार पर ही बढ़ेगा, तो 2 दोनों हो जाएगा। तो F/R हमेशा क्या होता है, नियत होगा बच्चे, इसलिए यह अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा, अपरिवर्तित होता रहेगा, हमेशा अपरिवर्तित होगा। और घर्षण बल है क्या, तो घर्षण बल है, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो जब आप चलेंगे तो आपके पैर के नीचे एक बल कार्य करेगा जो वस्तु के गति का विरोध करता है, इसे ही घर्षण बल कहते हैं, यानी घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति का विरोध करती है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वही बात मैंने यहां भी लिखा है, घर्षण गुणांक का मान, ये देखिए घर्षण बल तो अभिलंब बल का समानुपाती होता है, और F समानुपाती क्या होगा, N हो जाएगा, F बराबर म्यू N, जहां म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक का मान 0 से बड़ा और लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होता है बच्चे, ध्यान में रखिए। म्यू क्या होगा, म्यू बराबर मैंने अभी तुरंत बताया F/R, तो F क्या है, बल है, R क्या है, बल है, यानी दोनों का मान कभी भी आपको परिवर्तित नहीं होगा, हमेशा नियत रहेगा, हमेशा क्या होगा, इसका मान नियत रहेगा। तो घर्षण गुणांक का मान हमेशा नियत होता है, कभी भी बदलेगा नहीं। घर्षण गुणांक जो है बच्चे वो ध्यान में रखिएगा, उसका कोई मात्रक या कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है, समान राशियों का क्या है, यह अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होगा, मुड़ता है, तो यदि वह दोगुनी चाल से मुड़ता है तो उसके पलटने की संभावना क्या होगी। तो भाई साहब पलटने की संभावना निर्भर करता है tan थीटा बराबर v²/rg पर, याद रखिएगा, यानी अगर वो ब्रेक को दोगुना कर रहा है तो अपने त्रिज्या पर वो क्या करेगा, हो सकता है कम करे या ज्यादा करे, तो इसमें से कोई भी आंसर आपको नहीं होगा, अब उसके झुकाव पर निर्भर करेगा। जरा इस फिगर को देखिए, ऊपर की ओर लगा क्या, r cos थीटा, इधर की ओर क्या लगेगा, r sin थीटा, और यही r sin थीटा बैलेंस होगा किससे, अभिकेंद्रीय बल से, mv²/r से बैलेंस होगा। और ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि r sin थीटा बैलेंस हो रहा है किससे, mv² बटा किससे, r से, और r cos थीटा बैलेंस हो रहा है किससे, तो mg से, ये देखिए भार से बैलेंस हो रहा है, किससे बैलेंस हो रहा है, mg से, और दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v²/rg, तो थीटा बराबर क्या हो रहा है, tan इनवर्स v² बटा क्या होगा, rg होगा। तो याद रखिएगा बच्चे, दोगुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वह क्या करेगा, अपने एंगल को झुकाता नहीं, एंगल को झुका लेगा, बैलेंस रहेगा, वो निकल जाएगा, तो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब भी ठीक है फिसलना या ठीक है या घूमना किस पर निर्भर करेगा, तो वो निर्भर करेगा आपको थीटा पर, किस पर निर्भर करेगा, थीटा पर, उसके झुकाव पर निर्भर करेगा। अगर वह ठीक है झुका लेता है अच्छे तरीके से तो आसानी से उसको क्या करेगा, पार कर लेगा, अगर नहीं झुका पाएगा तो क्या होगा, आपका वृत्तीय पथ पर वह अंदर की ओर गिर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्तीय पथ पर जब भी कोई वस्तु गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तो वही बातें मैंने यहां भी लिखी है। नेक्स्ट देखिए, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा निम्नतम होगी जब आप, भाई साहब शरीर की स्थितिज ऊर्जा आपको पता है जब हम खड़े होंगे तो आपकी पृथ्वी से ऊंचाई अधिक होगी, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा ठीक है अधिक होगा। कह रहा खड़े हों, फिर कुर्सी पर बैठे हो, यहां भी कुर्सी पर आप बैठे हुए तो भी आपको स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा, धरती पर बैठे हो तो भी थोड़ा थोड़ा ऊंचाई होगा, धरती पर लेटे हो तो ऊंचाई होगा ही नहीं, यानी सबसे कम स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगा, जब आप धरती पर लेटे होंगे। अब यहां पर मेरी बात समझिएगा कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो भाई साहब स्थितिज ऊर्जा होता है किसी वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण उसमें जो एनर्जी होता है उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
एम जी एच होगा। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एम इंटू जी इंटू एच, एम इंटू जी इंटू एच। अब देखिए ये मेरे हाथ में कौन सा ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, तने हुए हाथ में, तनी हुई डोरी में, तने हुए धनुष में, सब में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो मैं स्थितिज ऊर्जा को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, ये देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं रबर बैंड को, तो कौन सा ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये देखिए ऊंचाई से ऊंचाई पर रखा हुआ है पानी, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। और ये देखिए धनुष को तने हुए, तो कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होगा उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और कभी भी ऊर्जा जो होगा, याद रखना है, टोटल एनर्जी जो होता है वह हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कभी भी एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा, यानी E बराबर P प्लस क्या होता है, कि हमेशा उसका योगफल हमेशा क्या होगा, नियत होगा। बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे बढ़िए। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है, ये देखिए सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता को हम एम्पियर आवर में मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसमें मापेंगे, एम्पियर आवर में मापते हैं। जनरली बैटरी की क्षमता जो है, याद रखिएगा, बैटरी की क्षमता को, बैटरी की क्षमता हम मिली एम्पियर आवर में भी मापते हैं। बैटरी की क्षमता मिली एम्पियर आवर में भी हम मेजर करते हैं, मिली एम्पियर आवर में। जबकि टेस्ला, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एसआई मात्रक है, बी क्या है, डी यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। कौन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का कौन मात्रक, तो एसआई मात्रक, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम टेस्ला कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, उसे टेस्ला कहेंगे। जबकि किलोवाट आवर जो है, ठीक है, किलोवाट आवर याद रखिएगा टेस्ला कहा जाता है। किलोवाट आवर जो है KWH, ये जो होता है किलोवाट आवर, यह विद्युत ऊर्जा खपत, विद्युत खपत, ठीक है, किसका, तो विद्युत ऊर्जा खपत का, विद्युत खपत किसमें, ऊर्जा का खपत जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, तो किलोवाट आवर में मेजर करेंगे। जबकि एम्पियर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, किसको मापेंगे, तो विद्युत धारा को मापते हैं। याद रखना है, एम्पियर द्वारा क्या मापते हैं, विद्युत धारा। अब देखिए बैटरी में क्या क्या होता है, तो बैटरी में कैथोड होगा, नेगेटिव प्लेट, फिर देखिए इलेक्ट्रोलाइट होगा, विद्युत अपघट्ट, और एनोड होता है, क्या होगा, एनोड होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि बैटरी में क्या क्या चीज होता है, तो कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और एनोड होते हैं। तो कभी भी आपको बैटरी की बात करेगा तो बैटरी सेलों का समूह है, किसका समूह है, सेलों का समूह होता है, सेलों का समूह होता है। ये देखिए सेलों का समूह है, सेल्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये इज नोन एज क्या कहलाएगा, बैटरी आपको कहलाएगा। बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी कहलाता है। जबकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो ड्राई सेल यूज करते हैं, ड्राई सेल, शुष्क सेल जो यूज करेंगे उसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जबकि आपको एसिड एक्यूमुलेटर जो होता है यानी सीसा संचयक सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। यहां देखिए बल युग्म उत्पन्न होता है, तो भाई साहब बल युग्म हमेशा उत्पन्न होगा शुद्ध घूर्णन गति में। किस गति में, शुद्ध घूर्णन गति में। यहां देखिए एक बल यहां लग रहा है F1, एक बल लग रहा है यहां F2, ये मान लीजिए F1 है तो ये F2 है, तो पैरेलल बल लगेगा, पैरेलल बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, तो समानांतर बल, समांतर बल लगता है, समांतर बल लगेगा। एक चीज, दूसरा चीज क्या कि जब भी बल युग्म उत्पन्न होगा तो समांतर बल लगेंगे, और समांतर बल ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि विपरीत होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो बल है समांतर होते हैं, और ये बल हम दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखना है। और ये हमेशा घूर्णन गति में ही लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होता है और दोनों वस्तु पर कार्य करेगा, जिससे वह वस्तु को घूर्णन कराएगा। तो बल युग्म हमेशा उत्पन्न होगा किधर, शुद्ध घूर्णन गति में। अब देखिए बल युग्म का अगर हमको निकालना होगा तो ये देखिए
तो बराबर क्या होगा, R क्रॉस F। यानी किसी भी एक बल का परिणामी, किसी भी एक बिंदु पर बल के परिणामी और ठीक है उसके बीच की बलों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बल युग्म कहलाता है। आप बार बार देखते होंगे किसका, तो बलयुग्म कहलाएगा, ये कपल कहलाएगा। आप बार बार देखते होंगे कि हम जो स्टीयरिंग मूव कराते हैं वो किसकी वजह से, तो बलयुग्म की वजह से। आप जाता देखते होंगे, घुमाते हैं, किसकी वजह से, बलयुग्म की वजह से। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि बलयुग्म हमेशा इसमें दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। वही बात यहां मैंने लिखा है, बलयुग्म शुद्ध घूर्णन गति में उत्पन्न किया जाता है। बलयुग्म यदि दो समानांतर बल विपरीत दिशा में लगता है तो किसी एक बल का परिणामी तथा दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल बलयुग्म का मान देता है। कपल F इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। F इंटू S हो गया। स्टीयरिंग का घूमना, जाता का घूमना, ये सब किसका उदाहरण हो गया, तो बल युग्म का उदाहरण है। यहां देखिए प्रत्येक ALU, यहां देखिए ALU, क्या देख रहे हैं, ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा। ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। और कितने बिट डाटा को डिकोड करता है, तो याद रखिएगा एक समय में यह 32 बिट डाटा को क्या करता है, आपको डिकोड करेगा। क्या करेगा, आपको डाउनलोड करेगा या डिकोड करेगा। कितने बिट डाटा को, तो 32 बिट डाटा को। याद रखना है आपको कि जब भी डाटा होगा वो 8 के फॉर्म में होगा। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। और तो क्या बाइट कितना होंगे, तो 4 बाइट के क्या होंगे, आईपी एड्रेस होते हैं। और जब भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करेंगे तो भाई साहब आपको पता है कंप्यूटर के ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। और ये वर्क करता है किस पर, ALU पर। ALU में दो वर्ड होता है, एक अर्थमेटिक, दूसरा लॉजिकल यूनिट। आप लोग देखते होंगे कि जोड़, घटा, गुना, भागा, ये सब जितने भी हैं ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक यूनिट हो जाएंगे। और आपका लॉजिक यूनिट जो है, ध्यान में रखिएगा, लॉजिक यूनिट जो होता है वो किसका यूनिट हो जाएगा, लॉजिक यूनिट जो आपको है, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक यूनिट जो आपको होगा बच्चे, तो वो क्या होगा, लॉजिक यूनिट। एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी लॉजिक यूनिट की बात करेंगे, लॉजिकल यूनिट की, तो क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, और या लेस देन, ये सब होता है। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और क्या हो जाएगा, लेस देन इत्यादि होते हैं। ये सभी आपको क्या होंगे, लॉजिकल यूनिट होंगे। सीपीयू, जब भी सीपीयू की चर्चा करते हैं तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होगा, कंप्यूटर का ब्रेन। ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है, तो याद रखना है 32 बिट डाटा को ये क्या करेगा, डिकोड करता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि कितने बिट डाटा को डिकोड करेगा, तो 32 बिट डाटा को डिकोड करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। यहां देख लीजिए क्या हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां देखिए कह रहा है कि प्रत्येक ALU एक समय में 32 बिट डाटा को डिकोड करता है। यह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहते हैं। ALU के दो प्रमुख घटक हैं, LU और AU, मैंने बता दिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को विशिष्ट पर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है। भाई साहब ये जीवाणु से लिया गया। किससे लिया गया, जीवाणु से। अब थोड़ी सी बात मेरी समझिए, करते क्या है हम, बैसिलस थुरेजेनेसिस एक क्या होता है आपको, बैसिलस थुरेजेनेसिस एक जीवाणु है। बैसिलस थुरेजेनेसिस, थुरेजेनेसिस याद रखिएगा, थुरेजेनेसिस ये क्या है, आपको एक बैक्टीरिया है। और इससे हम एक जीन को काटते हैं, एक जीन काटते हैं। कौन सा जीन है, तो काटते हैं, कौन सा जीन है ये, तो ये जीन है क्रायजीन। याद रखिएगा कौन सा जीन है, क्रायजीन है। इसको काटते हैं और कपास के पौधे में, कपास के बीज में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। कपास के बीज में प्रतिस्थापित कर देते हैं। याद रखिएगा प्रतिस्थापित कर देंगे इस जीन को, तो ये जो आपको बनेगा वो क्या बनेगा, बीटी कपास बनेगा, बीटी कॉटन का निर्माण
होगा। तो बच्चे मैं क्या बता रहा हूं कि बीटी कॉटन के निर्माण में हम क्या करते हैं कि बैसिलस थ्रोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के डीएनए को हम काट करके, उससे क्राइजीन को काट करके हम कपास के बीज में या प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जो आपको जेनेटिक मॉडिफाइड बीज आपको प्राप्त होगा, उस बीज को हम बीटी कॉटन कहते हैं और इससे बहुत अधिक आपको क्या हुआ, पैदावार में वृद्धि हुई, क्योंकि ये जो बीटी जीन है या बीटी कॉटन है, यह कीट प्रतिरोधी गुण अपने आप इसमें विकसित हो जाता है। और ये है क्या, तो ये मुख्य रूप से जीवाणु है। ये कहां पाया जाता है बच्चे, तो ये पाया जाएगा कहां पर, बीटी जो पाया जाता है ये आपको भूमि पर पाया जाता है। एक दूसरी बात क्या कि ये कहीं भी आपको मिल सकता है, जनरली आपको मिट्टी में ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए विषाणु आपको पता है कि यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। और विषाणु की खोज किसने की, तो ध्यान में रखिए विषाणु के बारे में सबसे पहले, वायरस के बारे में सबसे पहले इवानोस्की ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो ये देख लीजिए बच्चे, एक ऐसी तकनीक जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण, ठीक है, वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार किया जाता है। ये देखिए वाईफाई है, क्या है, वाईफाई, ध्यान दीजिएगा कौन है, वाईफाई। वाईफाई मतलब वायरलेस फाइडेलिटी होता है। कम दूरी पर संचार के लिए हम लोग वाईफाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वाईफाई का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी या वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल है और इसका प्रारंभ 1998 में हुआ। ध्यान रखिएगा कब हुआ इसका प्रारंभ, 1998 में हुआ। और ये क्या है, तो वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, जिसके द्वारा सीमित दूरी तक हम क्या करते हैं, संचार करते हैं। जबकि जिप जो है एक फाइल फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट। आप देखिएगा कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो जिप फॉर्मेट में वह आता है। यहां देखिए डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था से बनते हैं। तो जब भी डीएनए संश्लेषण या हिस्टोन प्रोटीन की बात आएगी बच्चे, तो वह सिंथेटिक स्टेज यानी एस स्टेज से बनते हैं। ध्यान में रखिएगा किस स्टेज से बनेगा, तो एस स्टेज से बनेगा। और याद रखना है आपको कि ये जो डीएनए स्टेज होता है ये इंटरफेज है। कौन सा है, इंटरफेज है। कोशिका का विभाजन के पहले की प्रक्रिया है और इसमें सबसे पहला फेज होता है जीवन फेज। कौन सा, जीवन। इसके बाद जीवन में क्या होता है कि जितना भी सेलुलर कंटेंट्स है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम, वो क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी बहुत अधिक मात्रा में उसका निर्माण होगा। पुनः क्या होगा कि ईच ऑफ द सेल, ठीक है, और 46 क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा। किस फेज में, एस फेज में। यानी डीएनए पूर्णतः संश्लेषित और हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में अगर पूछेगा तो वह एस स्टेज में होगा। कौन सा स्टेज में, एस स्टेज में होगा। फिर देखिए कि सेल जो है डबल चेक्स करेगा और क्रोमोसोम में जितने भी आपको रिपेयर होना होगा वो होगा G2 फेज में। और अंत में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के डीएनए ये इंटरफेज जो है वो कितने चक्र का होता है, तो पहला चक्र हो गया जीवन स्टेज। यहां देखिए क्रोमोसोम, जितना भी सेलुलर बॉडीज है वो आपस में संघनित होगा। संघनित होने के बाद क्रोमोसोम का निर्माण होगा, वो एस फेज हो गया। फिर क्या होगा कि आपको वो दो देखिए दो तरह से डीएनए आपस में जुड़ जाता है। नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन में चला जाएगा ये प्रक्रिया। यहां देख लीजिए मैंने पूरा लिख रखा है इसको। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र एस स्टेज की प्रावस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मातृ कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, ये भी समझ गए हम लोग। हार्वर्ड और फेल्प ने कोशा चक्र को कितने भाग में, 4 चरणों में विभाजित किया था। ये देखिए जीवन अवस्था, आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होगा जीवन अवस्था में। एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण की अवस्था होती है। G2 विभाजन की तैयारी हो जाएगी और एम अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये कितने स्टेज मैंने बताया, तो 4 स्टेज बताए। कौन कौन, तो G1 S G2 G1 S G2 M। चलिए ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए और याद रखना है डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था, तो S, ठीक है, और आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण कौन सी अवस्था में, तो जीवन में। और कोशिका जो है विभाजन की पूर्ण तैयारी कब, कौन सा फेज में कर लेता है, तो याद रखिएगा G2 फेज में वह पूर्णतः तैयारी कर लेगा विभाजन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में आता है, तो ये खमीर होगा सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जरा इसको देख लीजिए। फर्मेंटेशन प्रक्रिया क्या होता है,
सबसे पहले चाहे ग्रैप्स हो, चाहे आपको गन्ना का रस हो, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्मेंटेशन करेंगे। बच्चे फर्मेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, C6H12O6 आपका है। और यहां देखिए जामेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जामेज। बार बार क्वेश्चन पूछेगा किस एंजाइम की उपस्थिति में फर्मेंटेशन होता है, और ये कहां से आता है, तो ईस्ट से आता है, और ये बना लेगा 2C2H5OH OH प्लस 2CO2 बाहर निकल जाएगा। तो बच्चे ध्यान में रखना है कि इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो जामेज। और ये जामेज कहां से आएगा, ईस्ट से आएगा। और ये ईस्ट कहां से आएगा, तो कवक सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से आएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये एक्सट्रैक्ट जूस है, अब इसको फर्मेंटेशन में हम लोग डाले किण्वन की, किसके उपस्थिति में, जामेज या सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की उपस्थिति में, और प्रेशर के द्वारा इसको हम फिल्ट्रेशन किए। फिल्ट्रेशन के बाद ठीक है कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिए एजिंग करने के लिए, उसके बाद उसको बॉटलिंग किए। बॉटलिंग करने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया और कंजम्पशन लोग किया। इसी को शराब कहा जाता है। शराब याद रखना है कि ये इथाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल होता है। और ये जो है ये अनाज अल्कोहल है, ये शर्करा है, शर्करा है अनाज से। ये देखिए हार्वेस्ट ग्रैप्स या एक्सट्रैक्ट जूस से, यानी गन्ना जूस से हम क्या करेंगे, बाहर करते हैं। तो ये ग्रैप से ही एक्सट्रैक्ट जूस की हम गन्ना से भी प्राप्त करते हैं। अभी देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, यहां देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खमीर का प्रयोग किया जाता है। वही मैंने लिखा है यहां देखिए, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बियर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बियर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी रम, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी स्कॉच तथा विस्की। लेकिन शराब में यहां पर क्या होगा कि आपको ले लीजिए बहुत सारा शराब आता है, जैसे ठीक है आप ले लीजिए जिन किससे बनता है, तो मक्का से बनेगा। तो वहां पर क्या होगा, तो सैक्रोमाइसिस इलेप्सिडीज से हम लोग शराब का निर्माण करते हैं, जैसे जिन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में द्रुत जल अवशोषण की विधि को कौन सा विधि कहते हैं, तो निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। बच्चे ध्यान में रखिएगा कि निष्क्रिय प्रक्रिया कहेंगे। कौन सी प्रक्रिया, निष्क्रिय अवशोषण। क्योंकि आपको पता होगा कि पौधा जब जल का अवशोषण करता है तो 98% जल का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण में करता है, क्योंकि पौधे के जल अवशोषण में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। याद रखिएगा, जब अगर पौधा नहीं होता है, एकदम याद रखना है कि पौधे में जल का जो आवागमन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा होगा, तो जाइलम के द्वारा होता है। तो ये देख लीजिए कि निष्क्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण किसको बोलते हैं, कि यदि आपको ठीक है उष्मा का क्षय हो, किसका क्षय हो, उष्मा का क्षय होगा, तो उसको सक्रिय अवशोषण कहते हैं। लेकिन यह नहीं होता पौधे में। 98% जल का जो अवशोषण होता है, द्रुत जल का अवशोषण, वह निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। यहां देखिए पौधे में पोटेशियम, सॉल्युबल सुगर्स, एमिनो एसिड, जल सब ऊपर की ओर गमन कर रहा है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और यहां देख लीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि नीचे से जल गया ऊपर की ओर, और ये पौधे जो है, पौधे में फ्लोएम पाया जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण रूप से ठीक है, संपूर्ण रूप से खाद्य पदार्थों का क्या होगा, परिवहन पूरे पौधों में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्या कह रहा है आपका, कि पौधे में द्रुत जल अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता। इस विधि द्वारा पौधों में 98% जल का अवशोषण होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इंफ्रारेड डिटेक्टर और डायोड बनाने के लिए किया जाता है, तो आजकल सबसे अधिक एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, क्यों भाई, तो आजकल सबसे अधिक ठीक है एंटीमनी सल्फाइड, याद रखिएगा एंटीमनी सल्फाइड SbS2 एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसमें, तो एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इंफ्रारेड डिटेक्टर हो या डायोड बनाने के लिए हम लोग सबसे अधिक आजकल प्रयोग करते हैं। किसका, तो एंटीमनी सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, यानी SbS2 का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा। जबकि आर्सेनिक और टेल्यूरियम ये दोनों भी क्या है आपको, ठीक है आपको उपधातु है। मैं बार बार बताता हूं उपधातु की बात कीजिएगा तो कौन कौन सा उपधातु, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
टेल्यूरियम, ये सब क्या हुआ आपको, क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में उद्योग में हम चिप का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, चिप, याद रखिएगा चिप का प्रयोग करते हैं। और ये जो चिप है ये बाइनरी संख्या पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, बाइनरी नंबर्स पर बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होगा, बाइनरी नंबर्स पर। और ये 0 1 पर आधारित होता है, किस पर आधारित होगा, 0 1 पर। जबकि पोलोनियम जो है आपको पता होनी चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा तत्व है, तो रेडियो सक्रिय तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा। देखिए जैसे ही स्प्रिंग संकुचित होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ये देखिए ये कोई स्प्रिंग है, चाहे स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, चाहे स्प्रिंग क्या हुआ, संकुचित हो गया। दोनों केस में U बराबर क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। और यह स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है बच्चे, किसके कारण होगा, स्थितिज ऊर्जा के कारण होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होता है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें लंबाई यानी x का मान बढ़ जाएगा। और ये देखिए k यहां क्या है, तो आपको पता है कि U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है, जहां k फोर्स कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होता है, यानी बल नियतांक होता है। और x जो है या तो एक्सपेंशन है, क्या है ये, एक्सपेंशन है, ठीक है, आपको फैलाव है, या ये क्या प्रसार बोलिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं, या इसको बोलते हैं संकुंचन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, संकुचन। यहां देखिए उष्मीय ऊर्जा आपको पता है उष्मा के कारण होता है, यानी उष्मा के कारण कौन सा ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा। जबकि गतिज ऊर्जा जो होता है वह वस्तु के गति के कारण होता है, और ये हाफ mv स्क्वायर होगा, कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है। चलिए ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही बात मैंने यहां भी बताई है। ये देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 होगा, लेकिन जैसे ही चाहे एक्सपेंशन कीजिए चाहे जैसे ही सिकुड़ाव कीजिए, तो दोनों केस में वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और स्थितिज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, याद रखना है इसको। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, तो गुरुत्वीय विभव ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, यह गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होगा, तो यह गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन है, तो मैं बार बार बताता हूं बच्चे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज, ठीक है, किसके रूप में संरक्षित रहता है, तो उसके रूप में ग्लाइकोजेन के रूप में संरक्षित रहता है। यहां देखिए मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज, मनुष्य के शरीर में क्या बाबू, ग्लूकोज किसके रूप में संरक्षित रहेगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज संरक्षित रहेगा किसके रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहेगा। याद रखिएगा ग्लाइकोजेन के रूप में यह संचित रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, संचित रहता है किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहेगा। जबकि सेलुलोज कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान में रखिएगा। कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है। और याद रखना है मंड मतलब स्टार्च होता है, मंड मतलब क्या हुआ है, स्टार्च होता है। तो फलों में जो आपको शर्करा होता है वो किसके रूप में रहेगा, तो मंड के रूप में रहेगा। जबकि डेक्स्ट्रॉन एक प्रकार का यह भी एक स्टार्च है, जो आपके प्लाज्मा यानी रक्त के प्लाज्मा के गति में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ध्यान में रखिएगा डेक्स्ट्रॉन है, क्या है, डेक्स्ट्रॉन है। याद रखिए मैंने बनाया है सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और यह मनुष्य द्वारा नहीं पचता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। मनुष्य नहीं पचा सकता है, नहीं पचा पाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पचा पाता है कौन, मनुष्य नहीं पचा पाएगा। तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है सेलुलोज, जो मनुष्य के द्वारा नहीं पचता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको जीव जंतु जो है, शाकाहारी जंतु जितने भी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जितने भी आपको होंगे वो क्या होगा, इसको पचा लेगा, मनुष्य इसको पचा नहीं सकता है। चलिए एकदम ध्यान में रखिएगा, मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज किसके रूप में संचित रहता है बच्चे, तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहेगा। चलिए वही बात मैंने यहां कहा है, ये देखिए
डेक्स्ट्रोन जो है वह जटिल शाखित ग्लूकोन होता है, यह रक्त प्लाज्मा की गति का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा मंड जो है वह स्टार्च होता है, यह भी ग्लूकोज का बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। देखिए क्या है क्वेश्चन, स्कैनर को क्या कहा जाता है? तो स्कैनर को कंप्यूटर की आंख कहते हैं। और स्कैनर याद रखिए ये स्कैनर है आपका, ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और ये क्या करेगा कि आपको कंप्यूटर में ये क्या करता है, आपको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के निर्माण में आवश्यक होता है। कोई भी आपका जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में इसके द्वारा हम बदलते हैं। और याद रखिएगा स्कैनर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। जैसे ऑरेकल, जैसे आप ऑरेकल को लीजिए, जैसे आप ले लीजिए C++, जावा इत्यादि। कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे जितना भी एप्लीकेशंस होता है, देखिएगा एप्लीकेशन को के आधार पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए कि फिनाइल केटोनूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनाइल केटोनूरिया में उत्तकों में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये फिनाइल एलेनिन जो है इसकी मात्रा आपको क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसमें? रक्त में। रक्त में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये फिनाइल एलेनिन क्या करता है? टायरोसिन का निर्माण करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा ट्रांसमीटर होगा? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ध्यान में रखिएगा कि यह न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? दो कार्य करेगा। एक क्या करेगा? शरीर में डोपामीन की मात्रा बढ़ा देता है। और डोपामीन की मात्रा के बढ़ने के कारण गठिया रोग, ठीक है, गठिया रोग हो जाएगा। और देखिएगा शरीर पर चकता बन जाता है और मूत्र काला हो जाएगा। मूत्र क्या होगा? आपका यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाएगा। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही फिनाइल केटोनूरिया नामक रोग हो जाएगा तो रक्त में याद रखिएगा फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण टायरोसिन का निर्माण होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो क्या करेगा? डोपामीन की मात्रा को बढ़ा देता है शरीर में, जिससे मूत्र काला हो जाएगा। मूत्र क्या होगा? पहला काला होगा, फिर क्या होगा? शरीर पर चकता बन जाएगा। याद रखिएगा चकता का निर्माण हो जाएगा। और ये जो रोग है ये जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक रोग है। ध्यान में रखिएगा आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है ये? आनुवांशिक रोग होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा आनुवांशिक रोग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां होती हैं। तो मोमबत्तियां जो है याद रखिएगा उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और मोमबत्ती याद रखिए बच्चे, मोमबत्ती ये जो है ठीक है हाइयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। हाइयर सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। और ये एकदम ध्यान में रखना आपको कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब भी चर्चा करेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब भी चर्चा करेंगे तो ये क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बनिक यौगिक होगा। और ये एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। जैसे ही असंतृप्त की बात करेंगे तो असंतृप्त चाहे उच्च हो या निम्न हो, असंतृप्त की बात करेंगे तो ये दो होगा। एक क्या होगा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और एक होगा C ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन कहा जाता है बच्चे। और इसको बोलते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो ठीक है, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां किसकी बनी होती है? तो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ध्यान में रखिएगा कि मोमबत्ती जो है वो दो जगह से प्राप्त होता है। एक तो पेट्रोलियम से वैक्स प्राप्त होता है, उससे प्राप्त होगा। दूसरा बी मतलब मधुमक्खी के छत्ता से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त जो मोम होगा उसको पैराफिन वैक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैराफिन वैक्स कहा जाता है। और इसके द्वारा जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मेरिसाइल पामिटेट। क्या बोलेंगे? मेरिसाइल पामिटेट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा मेरिसाइल पामिटेट कहते हैं बच्चे। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती जो होता है वो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देख लीजिए अपमार्जक में सामान्य समूह होता है। जब भी अपमार्जक की बात कीजिए तो उसमें क्या होगा? RCOONA होगा। RCOONA होना तय है, उसमें होगा ही होगा। कौन होगा? तो RCOONA होगा। याद रखिएगा कि डिटर्जेंट जो होता है, ये देखिए डिटर्जेंट जो होता है भाई साहब अपमार्जक, ये क्या होता है? तो एल्काइल सल्फेट या एल्केनॉइल सल्फोनेट होता है। ये उच्च वसीय अम्ल का
ठीक है, उच्च वसी अम्ल का, ठीक है, उच्च वसी अम्ल का बना होता है। उच्च वसी अम्ल का क्या होगा? बना होता है, याद रखिएगा, बना होता है। और यह साबुन रहित साबुन कहलाता है। क्या कहेंगे? साबुन रहित साबुन भी कहलाता है बच्चे, साबुन रहित साबुन भी कहलाता है। साबुन रहित साबुन कहलाएगा, ध्यान में रखना है इसको। साबुन रहित साबुन कहलाएगा, उसमें कम से कम एक RCONA का होना एकदम आवश्यक है, याद रखिएगा। अगर ये नहीं है तो आप मार्जक नहीं होगा। सामान्य समूह में कम से कम एक RCONA का होना आवश्यक है। जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? तो साबुन की बात कर लेंगे। तो साबुन जो है, ध्यान दीजिएगा, साबुन जो है, ठीक है, ये क्या होता है? तो साबुन, ध्यान में रखिएगा बच्चे कि साबुन कैसे बनता है। तो साबुन आपको उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। और साबुन रहित साबुन कहेंगे किसको? डिटर्जेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। चलिए यहां देखिए, डीजल ईंधन का सीटेन मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो डीजल ईंधन का सीटेन मान निकालने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? सीटेन मान निम्नलिखित को मिलाने से बढ़ जाता है। डीजल, ये देखिए डीजल, डीजल क्या होता है भाई? तो डीजल जो है आपको पता है कि C8 से लेकर के ठीक है, C8 से लेकर के C16 हाइड्रोकार्बन से बना होता है। किससे बना होगा? हाइड्रोकार्बन का बना होता है। डीजल की गुणवत्ता को हम कैसे मेजर करते हैं? तो डीजल की गुणवत्ता को हम लोग सीटेन संख्या के द्वारा मेजर करते हैं, सीटेन नंबर के द्वारा हम मेजर करते हैं। और जिस डीजल में आपको N हेक्सा डिकेन की मात्रा अधिक होगी, वह, ठीक है, उतना ही उसका सीटेन नंबर अधिक होगा, वह अच्छा डीजल कहलाएगा। यानी क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि डीजल में क्या मिला रहे हैं? डीजल में आपको सीटेन मिला रहे हैं अधिक से अधिक। कौन सा सीटेन अधिक होगा? तो ये अच्छा डीजल होगा। कौन सा डीजल होगा? अच्छा डीजल कहलाएगा बच्चे। कौन सा डीजल कहलाएगा? ये अच्छा डीजल कहलाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि डीजल में लो सल्फर की मात्रा होनी चाहिए, सल्फर की मात्रा में कमी आनी चाहिए, सल्फर कम से कम होनी चाहिए। तो डीजल में सल्फर की मात्रा अगर कम होगी तो वह अच्छा डीजल होगा। यानी आपका डीजल में क्या है? सल्फर की मात्रा। डीजल में किसकी मात्रा? सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी, मात्रा कम, वह अच्छा डीजल होगा। क्या होगा? वह अच्छा डीजल कहलाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि डीजल दो तरह से, एक तो सीटेन संख्या के द्वारा मेजर किया जाएगा, और डीजल में N हेक्सा डिकेन की मात्रा जितना हम मिला देंगे उतना ही वो डीजल अच्छा डीजल होता है। डीजल में सल्फर की मात्रा कम होगी तो वह अच्छा डीजल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो वही बात है सारा कुछ। और जबकि पेट्रोलियम की गुणवत्ता के विषय में अगर बात करेंगे बच्चे, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या द्वारा हम मेजर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकृति में पेट्रोलियम निम्न में से किससे बनता है? तो जंतु तथा वनस्पति से बनेगा। देखिए, जंतु तथा वनस्पति कहीं भी, चाहे समुद्र में हो चाहे वो कहीं भी हो, अगर, ठीक है, आपको क्या होगा? वो जम जाएगा किसके नीचे? परतदार। ये देखिए, ये, ठीक है, आपको क्या है? तो प्लैंक्टन्स है, प्लैंक्टन सूक्ष्म पौधे हैं, प्लैंक्टन्स बोलते हैं इसको, प्लैंक्टन प्लस सूक्ष्म जीव है। ये आपको परतदार चट्टान के नीचे दब गया। कौन सा चट्टान? परतदार चट्टान के नीचे दब गया, परतदार चट्टान है के नीचे यह दब गया। तो जब दबेगा तो कालांतर में इसका परिवर्तन कच्चे तेल में हो जाता है। किसमें हो जाएगा? कच्चे तेल में। क्यों होगा भाई? तो ये प्रेशर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? कच्चे तेल में हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं कि हम वहां से ड्रिल के द्वारा, ड्रिलिंग करके हम वहां से बाहर निकालते हैं, और उसका उपयोग हम लोग किसमें करेंगे? तो पेट्रोलियम में किया जाता है। याद रखिएगा, किसमें करेंगे? पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम का हम भंजक आसवन करते हैं। क्या करेंगे? भंजक आसवन करेंगे। याद रखिएगा बच्चे, भंजक आसवन करेंगे। और ठीक है, इससे बहुत सारा चीज प्राप्त होगा। पेट्रोल प्राप्त होगा, फिर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आपको केरोसिन प्राप्त होगा, फिर क्या प्राप्त होगा? तो डीजल प्राप्त होगा, बहुत सारा चीज प्राप्त होता है। अंत में आपको मोबिल प्राप्त होगा, फिर क्या? मोबिल मतलब लुब्रिकेंट ऑयल प्राप्त होगा, और फिर वैक्स प्राप्त होगा, तरह तरह का चीज प्राप्त होता है। सबसे अंत में कोल टार प्राप्त होता है, जिसको अलकतरा या बिटुमीन भी कहते हैं। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, किससे प्राप्त होगा? तो जंतु तथा वनस्पति के परतदार चट्टानों के नीचे दब जाने के कारण, कालांतर में उच्च दाब और उच्च ताप के कारण उसका परिवर्तन जब किसमें होगा? पेट्रोलियम में हो जाता है। तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है। कच्चा तेल बन गया, फिर पेट्रोलियम वहां से हम निकालते हैं उसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 50 दिन है, इसकी सक्रियता का मान 1/4 करने के लिए कितना, ठीक है, समय लगेगा। आपको पता है कि 1/4 करने के लिए 1/4 कर लीजिए, 1/4 भाग बचा कितना, 1/4 बच्चे, भाग कितना बच रहा है, 1/4 बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1/4 बराबर क्या होगा, हाफ टू द पावर n कर लीजिए। तो ये देखिए 1/2 टू द पावर, दिस इंप्लाई 1/2 टू द पावर n, हम बोलते हैं n बराबर क्या हो गया 1/4 था, और ये 1/2 टू द पावर क्या हो गया 2 हो गया, यानी n का मान कितना निकला, 2 का मान निकला। अब देखिए कुल समय बराबर क्या होता है, कुल समय बराबर t बराबर अर्ध आयु t हाफ गुना क्या करेंगे n करेंगे। तो t हाफ का मान कितना है भाई, तो t हाफ का मान 50 दिन है, तो 50 गुना क्या, n का मान 2 आ रहा है, यानी 100 दिन हो जाएगा। यानी 100 दिन में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है बच्चे, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाता है, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा, सक्रियता उसकी 1/4 हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा कि अर्ध आयु किसको बोलते हैं, तो अर्ध आयु बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, अर्ध आयु बोलते हैं जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा उसे अर्ध आयु कहेंगे। कुछ भी नहीं है, जैसे ही भाग बचा हुआ बताएं तो 1/2 टू द पावर n बराबर जितना भाग बचा उतना कर लीजिए, n का मान यहां से निकाल लीजिए, और कुल समय t बराबर अर्ध आयु गुना n कर लीजिए, तो तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा रैखिक है, भाई साहब ये देखिए रैखिक है, रैखिक C2H2 है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन, क्या बोलेंगे एसिटिलीन। इसको निकालने के लिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, जरा वो तरीका देखिए क्या होगा। तरीका क्या करते हैं, कह रहे हैं कि C2H2 सबसे पहले, ठीक है, कुल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल निकालिए, योगफल। अब देखिए योगफल निकालें, कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल निकालें, योगफल पहले निकाल दीजिए, निकाले। अब देखिए योगफल जब निकालेंगे तो क्या होगा भाई, ठीक है, तो यह योगफल अगर कितना आ जाए, यह योगफल अगर 2 से, ठीक है, 2 से 8 के बीच आ जाए तो भागा दीजिए कितने से, तो 2 से, अगर ठीक है 8 से कितना आ जाए, 8 से अगर कितना आ जाए, कितना भी जितना आ गया अगर आ जाए तो उसको भागा दीजिए कितना से, 8 से। अब देखिए भागफल का योगफल, बच्चे भागफल का भागफल का योगफल अगर क्या आ जाता है 2, तो sp हाइब्रिडेशन, और ये रैखिक होगा, कैसा से रैखिक। फिर देखिए अगर भागफल का योगफल क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो ये क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन, और यहां पर क्या होगा त्रिकोणीय संरचना होगी। आपको एक और जानना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाएगा अगर 4 आ जाए तो ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, और याद रखिएगा इसका आकार कैसा होगा, चतुष्कोणीय, कैसा होगा चतुष्कोणीय, टेट्राहाइड्रल होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या मैंने किया है वो देख लीजिए, ठीक है, कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल निकाल लें, ठीक है, योगफल अगर 2 से 8 के बीच होगा तो भागा देंगे 2 से, और अगर 8 से कितना भी अधिक है तो उसको भागा देंगे 8 से। अगर भागफल का योगफल 2 होता है तो sp हाइब्रिडेशन और रैखिक संरचना होगी, 3 होगा तो क्या होगा sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन त्रिकोणीय संरचना होगी, और ठीक है अगर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। जरा इसको देख लीजिए C2H2 को, बच्चे C2H2 को ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 4 दूनी 8, और ठीक है ये देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 गुना 2, तो निकाल लीजिए कितना हो गया भाई, तो 8 प्लस 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 है तो ये देखिए क्या 10 अगर आए तो 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक होगा तो कितना से भागा देंगे, 8 से, 8 का 8, कोई दिक्कत नहीं, 2 आया, कितना से भागा देंगे 2 से 8 के बीच में आया, 2 से भागा दीजिए, 2 का 2, अब देखिए कट गया, तो भागफल का योगफल निकालना है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो sp, कैसा संरचना रैखिक। जरा इसको भी निकाल के देखते हैं, CH4, तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 4, तो देखिए 2 से 8 के बीच में, 2 से 8 के बीच में अगर हो, 2 से 8 हो तो क्या करेंगे हम इसको, यानी 8 हो गया आपको, ठीक है 8 हो गया, भागा देंगे कितना से, तो 2 से, तो क्या हो गया, तो 2 से भागा दीजिए कितना हो गया 4 हो गया, 4 होगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन sp3, इसका संरचना कैसा होगा, तो चतुष्कोणीय होगा, कैसा होगा चतुष्कोणीय
होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, जो मैं तरीका बताया हूं उसको, उसके आधार पर आपको तुरंत मेजर्ड हो जाएगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 से 8 के बीच में होगा तो भागा देंगे कितना 2 से, अगर ठीक है 8 से ऊपर होगा तो भागा देंगे कितना, अधिक ऊपर हो 8 से तो भागा दीजिए किससे, तो 8 से भागा देंगे। अगर भागफल का योगफल आता है 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन, भागफल का योगफल 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, भागफल का योगफल 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp होगा तो रैखिक संरचना, sp2 होगा तो त्रिकोणीय संरचना, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये आज का सेशन हुआ। बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये बुक आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही आपके लक्ष्य पर पहुंचाने में बहुत अधिक मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।